हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम संसद का पार्ट 1 कवर करेंगे। ओके, संसद का पार्ट 2 जो है वो हम टेस्ट नंबर 10 में कवर करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि ये भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे टेस्ट हमारे चल रहे हैं। थोड़ा सा गैप हो रहा है क्योंकि, और इसके बाद भी गैप होगा, मैं ये बोल के नहीं जाऊंगी आपसे फिर से कि कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हैं कुछ रीजंस जिनकी वजह से मैं कंटिन्यू अभी नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, आपकी सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट करा ही देंगे हम, ठीक है। कुछ दिनों तक थोड़ा सा ऐसा चलता रहेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। सॉरी फॉर दैट। बट चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, ठीक है। तो संसद का जो गठन हुआ है वह हुआ है अनुच्छेद 79, यानी कि 79। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संसद का निर्माण अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हुआ है। यहाँ इस एक्सप्लेनेशन से आपकी दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, क्या क्या मतलब कौन कौन से उसके पार्ट हैं, तो वहाँ ऑप्शंस में आ जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन शामिल होता है, किस किस से मिलकर जो है संसद बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संसद का अभिन्न अंग होता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद का जो अभिन्न अंग होता है, आई होप आप सभी को पता होगा, प्रेसिडेंट होता है। आंसर है बी, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक विधेयक जो है तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान करता है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में नहीं बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना संसद जो है क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि वह उसका एक प्रकार से अंग है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। क्योंकि संसद की जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है कि अगर कोई भी कानून बनाना है, जो प्रोसीजर पूरा स्टार्ट होता है किसी भी बिल को लेकर के, तो वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो भी उसमें कुछ ना कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, उनका भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो जाहिर सी बात है कि संसद का अभिन्न अंग है कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो संसद का प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। आंसर हो जाएगा डी, संसद का प्रावधान संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक है। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को पहली बार कब स्थापित किया गया था। पहली बार राज्यसभा को स्थापित किया गया था 1952 में, सभी को पता होगा ये। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा की संरचना है, मतलब इसका प्रावधान है संविधान में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, यह पहली बार 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। आंसर है सी, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। वर्तमान में 245 है, जिसमें 238 राज्यों यानी कि जो वर्तमान में है वह 233 है, तथा संघ शासित देशों के लिए जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज आदि क्षेत्रों के अनुभवी होते हैं। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है कि 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, इस तरीके से इनके बारे में कई बार पूछा गया है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। हालांकि ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है, आंसर यहाँ पर 12 है, ठीक है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सीटों पर चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उन पर चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। आंसर है सी। ये बैकग्राउंड में जो भी ये आ रहा है ना, ये साउंड, प्लीज इसको इग्नोर करना, ठीक है। राज्यसभा की सीटों पर चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से नहीं, बल्कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा
होता है। ये सारी चीज़ें पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख किस सूची में है? तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन का जो उल्लेख है वह है चौथी अनुसूची में। आंसर क्या हो जाएगा? चौथी सूची में आंसर है डी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख चौथी सूची में है। इसकी 8 सीटें, 3 दिल्ली की, 1 पुडुचेरी की और 4 जम्मू कश्मीर की, इनका आवंटन संघ राज्यों हेतु किया गया है। अन्य संघ राज्यों की जनसंख्या काफ़ी कम होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। रीज़न आपको साथ में दे दिया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या, शिक्षा या फिर क्षेत्रफल या फिर राष्ट्रपति के विवेक पर ये निर्भर है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर हो, कुछ ना कुछ तो उसमें भी आंकड़े लगाए जाते हैं और वो है आपकी जनसंख्या। आंसर है ए। राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? चौथाई, 1/3, 2/3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कोई वहाँ पर जो है सेवानिवृत्ति नहीं होती है। तो ऐसा तो नहीं है, सेवानिवृत्ति तो होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 1/3। आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। इसका विघटन कभी नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, यानी कि उनका जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? प्रश्न ये है। करेक्ट आंसर है 6 साल। आंसर हो जाएगा सी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होगी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की जो उम्र होती है वह कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की उम्र होनी चाहिए 30 साल। आंसर है बी। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आप सभी को ये चीज़ें मालूम है, क्योंकि हम उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? क्योंकि ऊपर एक्सप्लेनेशन में आपको सही आंसर बता दिया गया है, तो क्या है आपका? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में एकदम क्लियर रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होता है और जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, इन दोनों की एक योग्यता ये भी होती है, उम्र वगैरह वो सब चीज़ें तो होती हैं, नागरिकता वगैरह, लेकिन एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास जो लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए। याद रहे, वह उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वही हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके साथ भी सेम प्रोसेस है, उसको भी वहाँ का सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वह उसकी योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, सभापति किस स्थिति में मत देता है? यानी कि जो राज्यसभा का सभापति है, मीन्स टू से जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वह ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब उन्हें मत देना पड़ता है, अदरवाइज वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका बराबरी की स्थिति में, क्योंकि जब भी सिचुएशन इक्वल हो जाती है वहाँ पे कि बराबर बराबर मत आते हैं किसी भी बिल पर या फिर कोई भी चीज़ है, तब वह अपना एक, उसको बोला जाता है निर्णायक मत, यानी कि वह जो उनका एक मत होता है वह उस चीज़ का फैसला ले देता है, उस चीज़ का निर्णय कर देता है कि फैसला किस ओर है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है और वह बराबरी की स्थिति में अपना मत देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भांति, यानी कि ऐसा ही लोकसभा अध्यक्ष भी करते हैं। अगर उनके बारे में प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष कब मत देता है, तो आपको सीधा सीधा आंसर लगाना है कि बराबरी की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत देते हैं। एग्जैक्टली उन्हीं की तरह सभापति भी पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति आने पर वह अपना मत
देता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को कहाँ से वेतन दिया जाता है? तो इनको जो वेतन दिया जाता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आंसर है ए। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते इस लाइन को। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी एक व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है किस विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं? यानी कि वह ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके बारे में राज्यसभा के पास बिल्कुल लोकसभा के समान शक्तियां हैं, यानी कि बाकी सारे विधेयक में नहीं है, कोई एक ही ऐसा है। तो वह विधेयक कौन सा है? साधारण विधेयक। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं, सिर्फ साधारण। धन विधेयक हेतु राज्यसभा को कितने दिन के भीतर अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है? आप समझ रहे हैं, यानी कि जो ज़्यादा शक्तियां हैं किसके पास हैं? लोकसभा के पास हैं, क्योंकि भाई राज्यसभा को एक लिमिटेड टाइम मिला हुआ है कि आप इतने टाइम के अंदर अपनी आपको राय देनी है तो दो, नहीं तो आप बिल्कुल इस चीज़ से बाहर हैं। आपके राय के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 14 दिन। पढ़ा चुकी हूँ ये चीज़, मुझे जहाँ तक याद है। आंसर डी है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं, एज आई टोल्ड यू। धन विधेयक हेतु राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। यदि 14 दिन में राज्यसभा इसके संदर्भ में कोई राय नहीं देता है तो राज्यसभा से पारित माना जाएगा, यानी कि हम समझेंगे कि आपने इसको पारित कर दिया है, ना कि हम आपकी सलाह के इंतजार में बैठेंगे। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन किस अनुच्छेद में है आई थिंक मैंने नहीं बताया हो, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। 249 में है ये। ऐसा है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको तीनों सूचियों के बारे में पढ़ाया था, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर कब संसद कानून बना सकती है, कब नहीं बना सकती है, ठीक है। और राज्य सूची का कोई विषय है और अगर राज्य चाहता है कि इस विषय पर कानून संसद बनाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, जो पिछली वीडियोज़ हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है 312। आंसर है सी। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है? तो संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है 81 है। आंसर है बी। संविधान का अनुच्छेद 81 जो है वह लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि जो हमारा राज्यसभा है वह किस में है? 80 में है, और जो हमारी संसद है वह किस में है? 79 में है, और जो हमारी लोकसभा है वह 81 में है। देखिए संसद वाला आई होप आप सभी को याद रहेगा, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। आपको इसका अपोजिट लेकर के चलना है, यानी कि इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है? 81। तो उच्च मानी जाएगी कौन सी? 81। लेकिन जो उच्च सदन है वह कौन सा है? हमारा राज्यसभा है। तो आप उसका अपोजिट कर दीजिए कि जो उच्च सदन है वह निम्न वाली जो डिजिट है उसमें है, और जो हमारा निम्न सदन है वह जो ऊंची वाली डिजिट है यानी 81 उसमें है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद आप इस तरीके से ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, कई बार भूल जाते हैं हम। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है 545 है। आंसर है सी।
लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है, जिसमें 550 सदस्य 550 राज्यों तथा संघ राज्यों व 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। यहाँ इस चीज़ को अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद है 2020 ही है, 19 तो नहीं है। इसके थ्रू इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। ये 2 एंग्लो इंडियन वाला जो किस्सा है, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई यहाँ पर मनोनीत नहीं किया जाएगा इस तरीके का। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करता था, बोलूँगी अब मैं इसको, ठीक है। तो वो किसके तहत करता था? 331 के तहत। आंसर हो जाएगा आपका ए। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, ठीक है, हमने पढ़ दी है, दोबारा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? प्रश्न ये है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। लोकसभा सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके चुना जाता है, आप सभी को पता होगा और आप चुनते भी होंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 यानी कि 84 सीटें आरक्षित हैं। 330 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी कि 47 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अवधि कितने सालों की होती है? ठीक है, तो लोकसभा की जो अवधि होती है वह 5 साल तक जो है मान्य है। आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की अवधि 5 सालों की होती है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कब से वह गणना की जाती है, यानी कि कब से पूरा जो कार्यकाल है 5 साल कब से कब तक होंगे, वो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की उम्र कितने वर्ष पूर्ण होनी चाहिए? ठीक है, तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए वह 25 साल होनी चाहिए, और अभी मैंने आपको बताया था राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये आपको एक चीज़ यहाँ से एक्स्ट्रा पता चली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है? ठीक है, तो लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन होता है वह किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है? करेक्ट आंसर है 1971। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। ये प्रावधान 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किया गया था। अभी आपसे पूछा जाएगा क्या प्रावधान किया गया था? प्रावधान ये किया गया था कि उसको एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया, राइट। बीच में जो भी चेंज होना था 17 के जो वो है वहाँ पे डिजिट, तो इसके बाद कुछ चेंजेस आने चाहिए थे, तो उसको अमेंडमेंट करके उसी को एक्सटेंड कर दिया कि यही प्रोसेस चलेगा 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संघ राज्य के दर्जे के बाद लोकसभा में कितनी सीटें मिली? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 5। ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर को संघ राज्य के दर्जे के बाद लोकसभा में 5 सीटें और लद्दाख को 1 सीट मिली है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों का आवंटन किस पर आधारित करता है, किस पर निर्भर करता है? जो करेक्ट आंसर है वो है जनसंख्या पर निर्भर करता है। अभी ऊपर आपको पता चल गया था कि वह जनसंख्या के आधार पर ही आवंटन सीटों का होता है। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर दिख गया है शायद, शीर्ष लोकसभा सीटों वाले राज्य क्रमशः हैं। ठीक है, उनका आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस बताना है यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा की सीट और लोकसभा की सीट यहाँ पर दे रखी है, राज्यसभा की सीट और लोकसभा की सीट है। यूपी की राज्यसभा में जो कितनी है 31, उसके अलावा यहाँ पर है 80। महाराष्ट्र की 19 और राज्यसभा में कितनी है 48। एक सेकेंड, ये कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ यहाँ पे?
हाँ, गड़बड़ हो गया, तभी मैं कहूँ। इधर आपकी जो है लोकसभा की सीटें हैं, इधर राज्यसभा की सीटें हैं। हाँ, तो महाराष्ट्र की 19 है राज्यसभा में, लोकसभा में 48 हैं। और पश्चिम बंगाल की 16 है राज्यसभा में, और लोकसभा में कितनी है आपकी 42। बिहार की राज्यसभा में कितनी है 16, और लोकसभा में कितनी है 40। और तमिलनाडु की लोकसभा में कितनी है 18, राज्यसभा में कितनी है 39, यानी कि 39। नेक्स्ट है तमिलनाडु के बाद आपका मध्य प्रदेश की 11, 29, दिल्ली की 3 और 1, पुडुचेरी की 1 है, और जम्मू कश्मीर की 4 हैं। इधर लोकसभा में 5 है। ये ऐसे ही, इसको इग्नोर मत करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य है? निम्नलिखित में से महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आप इसमें देख सकते हैं अगर आपको सीक्वेंस पता करना है तो। नेक्स्ट है, कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव हेतु तारीख निर्धारित करता है? ओके, तो इस तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, आंसर है बी। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। वह अपने पद की शपथ अलग से ना लेकर के लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है। पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव हेतु तारीख निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरीयता सूची में लोकसभा अध्यक्ष का क्रम कौन सा होता है? ठीक है, तो वरीयता सूची में उनका जो क्रम है वह 7वां है, आंसर है आपका बी। ओके, हाँ, तो वरीयता सूची में लोकसभा अध्यक्ष का क्रम 7वां होता है, जो मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। यह वरीयता क्रम में कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को कहाँ से वेतन दिया जाता है? इनको जो वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से मिलेगा, आंसर है बी। लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। वह इस संदर्भ में संसद में कोई मतदान नहीं होता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई वोट वगैरह कुछ भी नहीं होगा उसके संचित निधि के बारे में या फिर उनके वेतन से संबंधित। नेक्स्ट है, कौन भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? आई होप ये सभी को पता होगा आपको। तो जिसका करेक्ट आंसर है वह है जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष व एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष पूछा जाएगा या नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन अध्यक्ष कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? तो यह अपने जो इस्तीफा देते हैं वह उपाध्यक्ष को देंगे, आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बहुत बार बता चुकी हूँ, और एक बार मैंने क्वेश्चन आपसे ही पूछा था तो किसी ने करेक्ट आंसर उसका दिया था, अभी मुझे नाम याद नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने उनसे ये पूछा था क्वेश्चन कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। तो आज मैं फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताना उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। अगर यहाँ दे दिया हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ज्ञातव्य है कि सदनों के बीच साधारण विधेयक को समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 160 में किया गया है, ठीक है। तो ये समाप्त करने नहीं, यहाँ पर ये वर्ड गलत दे दिया है, ठीक है। तो अगर कोई भी उस पर मतभेद होता है तब की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है? अभी यहाँ गुप्त बैठक की बात हो रही है, तो किसके आग्रह पर? क्वेश्चन ये है, करेक्ट आंसर है सदन के नेता के आग्रह पर, आंसर है ए, ठीक है। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष जो है वह गुप्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संसदीय समितियों, अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ सदन का नेता कौन होता है, आपको याद होना चाहिए, बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कौन होता है। नेक्स्ट है, कौन संसदीय समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति? तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। सदन के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का कौन सा भाग होता है? 10वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां? तो वह सदन की संख्या का 10वां भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका
करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष या फिर सभापति गणपूर्ति यानी कि कोरम जिसको बोला जाता है के अभाव में सदन को स्थगित कर देता है। सदन के लिए गणपूर्ति सदन को संख्या का 10वां भाग होता है, यानी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में 25 सदस्य होने ही चाहिए, अदरवाइज कोई वहां पर बहस कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोरम का मतलब है कि इतने लोग उपस्थित होने ही चाहिए। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इतनी बार पूछा गया ये प्रश्न कि मेरे को भी गिनती याद नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष इस चीज़ का निर्णय करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। आंसर है डी। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, पद से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने से पहले कितने दिन पूर्व उसको सूचित किया जाना अनिवार्य है। तो उनको 14 दिन पहले अनिवार्य है, उनको सूचित करना चाहिए। ठीक है, पद से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, यानी कि अभी उस पर विचार चल रहा हो, तब वह पीठासीन नहीं होगा। ऐसे में उसे कार्यवाही में बोलने व मत देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हीं के ऊपर चर्चा हो रही है, उन्हीं के बारे में मतदान किया जा रहा है, तो वो कैसे मतदान कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा। लेकिन बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार बराबर की स्थिति में भी उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर बराबर की स्थिति आ भी जाती है, वो भी उस प्रोसेस में जहां उनको हटाने का प्रक्रिया चल रही है, तो आप ये सोचिए, तो वो डेफिनेटली अपने ही पक्ष में उस चीज़ के लिए वोट करेंगे ना। ठीक है, तो निर्णायक मत होता है तो अपने पक्ष में वो देंगे उस मत को, तो इसीलिए उनसे उसमें वोट नहीं डलवाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्णायक मत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उनके द्वारा जो निर्णायक मत दिया जाता है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद जो 100 है, उसके फर्स्ट क्लॉज में। आंसर है ए। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्णायक मत का प्रावधान अनुच्छेद 100 या फिर अनुच्छेद 100 जो है उसका फर्स्ट वाला जो क्लॉज है उसमें किया गया है। इस मत का उद्देश्य गतिरोध को हल करना होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य के निर्हरताओं संबंधी प्रश्नों पर किसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है, यानी कि उनमें जो योग्यता जो उनकी निर्धारित की गई है उससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है तो किसका फैसला उस पर अंतिम होगा। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट है। आंसर आपका बी हो जाएगा। संसद सदस्य के निर्हरताओं संबंधी प्रश्नों पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। इसमें राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय लेकर कार्य करता है। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्हरताओं के संबंध में राज्यसभा में फैसला कौन करता है। तो राज्यसभा में जो फैसला करते हैं वो है राज्यसभा का सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। आंसर है डी। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्हरताओं के संबंध में फैसला राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति। ज्ञातव्य है कि 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, है ना, मुझे कुछ क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी कुछ भी अगर इसमें होगा इश्यू तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट में। संसद सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। संसद के सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती है वह प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। आंसर है बी। शपथ संसद सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। एक लोकसभा या फिर राज्यसभा सदस्य बिना शपथ लिए संसद की कोई भी बैठक में भाग नहीं ले सकता है और ना ही मतदान कर सकता है। लैंग्वेज कुछ अजीब टाइप की लिखी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संसद का सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यानी कि क्वेश्चन ये है
कि अगर कोई भी मेंबर जो कि संसद का है इतने दिन अगर वह अनुपस्थित रहा तो उसको क्या कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये यहाँ पर प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है 60 यानी कि 2 महीने। डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। यदि कोई भी संसद का सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति संसद एवं विधानमंडल दोनों में निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका 14 दिन के अंतर्गत। आंसर है सी। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों में एक निर्वाचित हो जाता है तो एक साथ निर्वाचित हो जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, कौन केंद्र में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, तो वह है कौन केंद्र में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि राज्यसभा। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा केंद्र में राज्यों का व केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसको सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जिनको सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है वो है आपका लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है तथा शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष का मुख्य कार्य जो होता है वह सदस्यों का शपथ दिलवाना होता है। सदस्यों को एक नए अध्यक्ष के चुने जाने पर यह पद स्वतः ही क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के नेता से अभिप्राय मुख्यतः किससे होता है। ओके, तो ऊपर मैंने शायद एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ बताई थी, अभी ये क्वेश्चन आ ही गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपका एक काम खत्म हुआ। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री होगा। सदन के नेता से अभिप्राय मुख्यतः प्रधानमंत्री होता है। यह कोई लोकसभा सदस्य या मंत्री भी हो सकता है जिसे प्रधानमंत्री ने सदन का नेता मनोनीत किया हो। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के कौन से हिस्से के करीब होने चाहिए, तभी नेता विपक्ष की मान्यता दी जाती है। तो करेक्ट आंसर है 10वां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए, तभी नेता विपक्ष की मान्यता दी जाती है। नेता विपक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री की सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुख्यतः वर्ष में कितनी बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। तो कितनी बार होते हैं, 3 बार। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। पहला होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है। नेक्स्ट होता है आपका मानसून सत्र, जुलाई और अगस्त चलता है। नेक्स्ट है आपका शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर और दिसंबर में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन को कौन समय समय पर सत्र बुलाने का आदेश जारी करता है। ठीक है, तो यह आदेश जारी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर सत्र बुलाने का आदेश जारी करता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट इससे संबंधित सलाह दे। नेक्स्ट है, संसद को वर्ष में कम से कम कितनी बार मिलना ही चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो है 2 बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संसद के दो सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। सत्रावसान की घोषणा की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर है बी। संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक सत्र के सत्रावसान
एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि जो होती है उसे क्या कहते हैं? अवकाश। नेक्स्ट, अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगन करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास मानी जाती है। आंसर है सी। सदन को कुछ मिनटों, घंटों या फिर दिनों के लिए निलंबित किया जाना स्थगन कहलाता है। अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगन करने की शक्ति लोकसभा में अध्यक्ष व राज्यसभा में सभापति के पास होती है। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उनको कहा जाता है लेम डेक। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेम डेक सत्र नई लोकसभा के गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते उन्हें लेम डेक कहा जाता है। लेम डक जो भी है, पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, संसद में राज्य सामान्यतः कौन सा घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। संसद में सामान्यतः पहला घंटा जो कि 11 से 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल के लिए। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। ठीक है, इसके बाद शून्यकाल शुरू होता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। PDF की अगर आप लोगों को नीड है तो अभी मैं आप साइट के बारे में क्या ही बताऊं। चलिए, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो। नहीं जाना तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इजीली सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।